हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। हमारा टॉपिक होगा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आज हमारे अरुणाचल प्रदेश को अगेन स्टेटमेंट किया है कि वो चाइना का इनहेरेंट टेरिटरी ऑफ पार्ट ऑफ चाइना, डायरेक्ट उन्होंने कोट किया हुआ है, इनहेरेंट पार्ट ऑफ चाइनाज टेरिटरी। अभी प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं वहां पे एक टनल उन्होंने इनागुरेशन किया, उद्घाटन किया। सेला या सीला नाम दिया जा सकता है टनल का। वो डबल लेन टनल है जो कनेक्ट करेगा तेजपुर जो असम है और वेस्टर्न तवांग रीजन को। 825 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये टनल बनाई जा रही है। वेस्टर्न तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये बाई लेन रोड कनेक्ट करेगा। 13,000 स्क्वायर फीट, 13,000 फीट ऊपर है फ्रॉम द सी लेवल। सो एक वर्ड के लेवल ठीक है अपना, उसके बाद हटाओ। लेकिन जो मसला है, चाइना ने जो स्टेटमेंट किया है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने उनका कमेंट है कि चाइना नेवर एक्नॉलेजेस एंड फर्मली अपोजेस द शो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश illegally established by India। ओके, ये उन्हीं के स्टेटमेंट्स है। मैं शेला टनल है, उसका नाम SELA, शेला। ओके, मैं पहले उनका स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं वो क्या है। ये दो वर्ड उन्होंने यूज किया कि पहले तो इनहेरेंट पार्ट ऑफ चाइना है, दूसरा सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया एंड चाइना डजंट रिकॉग्नाइज दैट। India has repeatedly rejected China's territorial claims over Arunachal Pradesh, asserting that the state is an integral part of India. Prime Minister visit on 9th March dedicated to the nation a Sela tunnel built at altitude 13,000 feet. Arunachal Pradesh that will provide all-weather connectivity to the strategically located Tawang region, जो वेस्ट में है अरुणाचल प्रदेश के, बिल्कुल bordering with the China, and expected to ensure better movement of troops along the frontier region. 825 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए टनल कंस्ट्रक्शन में। तेजपुर फ्रॉम द वेस्टर्न तवांग डिस्ट्रिक्ट विल कनेक्ट इट। ऑल्सो विल्ड टू डबल लेन रोड है ये, है ना। इंडियन साइड एक्शंस कॉन्ट्रडिक्टेड। अब देखिए वहां पे एक और स्टेटमेंट कहता है वो कि द इंडियन साइड्स actions contradict the efforts made by both sides to ease border situations and are not conducive to the maintaining peace and tranquility in the border areas। ये आप बताइए, ये जो स्टेटमेंट है क्या रिप्रेजेंट। पहला तो ये रीजन जो है ये चाइना को बिलोंग करता है और आप इसमें ना आए अदरवाइज यहाँ पे पीस जो है डिस्टर्बेंस होता है। ये डायरेक्ट थ्रेट है, धमकी है ये। जब भारतीय प्रेसिडेंट वहां जाता है, गवर्नर जाता है और प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है तो वो इमिडिएटली स्टेटमेंट रिलीज करता है। वहां के कुछ प्लेयर्स अभी उनके विंटर ओलंपिक्स में बीजिंग में खेलने जा रहे थे, तो वहां पे उसने कैजुअल वीजा इशू किए है, स्टाम्प लगा करके किए, ऑक्युपाइड रीजन से है ना। तो भारत ने ऑब्जेक्शन उस पर रेज किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे इंडियन साइड से बहुत कंप्लेन है, इसमें कोई पॉलिसी नजर नहीं आती कि हमारी क्या पॉलिसी है। चाइना के साथ जो पॉलिसीज हैं वो कोई ऑब्जर्व नहीं करता। ये तो मिस्टर एस जयशंकर भी कहते हैं कि कोई ऑब्जर्व उसको इन रियलिटी प्रैक्टिस में वो नहीं है। फिर भी भारत उसको ऑब्जर्व करता है। क्या भारत कमजोर है?
इस वजह से ये सोचता है कि हमें वॉर में ना जाना पड़े या कुछ इस तरह से। मुझे नहीं लगता। ये सारे एग्रीमेंट्स, ये सारे जो बातचीत हो रही है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? भारत अपना मैप दिखाता है कि भारत का डबल स्टैंडर्ड तो देखिए। ये अपना मैप अक्साई चीन को अपने मैप में हर दिन दिखाता है। मेरे पास तमाम सारे मैप रखे चिपका हुआ दीवार पर है मैप। ये अक्साई चीन को अपना स्टेट दिखाता है, लद्दाख का पार्ट दिखाता है। अब बताइए, लेकिन निगोशिएशन कहाँ कर रहा है? निगोशिएशन कहाँ कर रहा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं। वो जो लेक है, कौन सा सो लेक है वो, अब वहां पे आके निगोशिएशन कर रहा है। वो कितना अंदर है निगोशिएशंस में? उस पार्ट को अक्साई चीन को चाइना को दिया हुआ है, लेकिन मैप में वो दिखाता है कि वो भारत का पार्ट है। सो एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक कांस्टेंट पॉलिसी नजर नहीं, हमें खुद नहीं पता है कि उसका लीगल स्टेटस क्या है। उसे हमें लेना है कि उसको हमें देना है कि उसको हमें क्या करना है? लेना है तो भाई लेना है, फिर उस पर क्या निगोशिएशन? अभी जो बात हो रही है, क्या उस पर कोई रिटर्न एग्रीमेंट्स हो रहे हैं? बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए, फिर अगर कहीं वॉर के स्टेट बन जाए तो वो उधर आ जाए, वो उधर चल जाए। बफर जोन कोई दीवार तो बन नहीं रही ना। तो एग्रीमेंट को कोई ऑब्जर्व वॉर के टाइम में भी तो कोई नहीं करता। वॉर के टाइम में तो हर कोई लीगल इनलीगल करता है। नहीं तो उस नेगोशिएशंस का क्या मीनिंग रह जाता है जो भी भारत कर रहा है? और भारत ने ये क्यों नहीं उठाया, वो तिब्बत को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश क्यों नहीं की? और तिब्बत को रिकॉग्निशन क्यों दे दिया कि वो चाइना का पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी में? ये मुझे कोई जवाब दे। ऐसा क्यों किया? क्या पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती किसी को? वो ज्यादा बुरा कुछ बोलना आज उचित नहीं है, लेकिन मुझे बताया कि वो इस तरह राजनीति की जाती है। अगर तिब्बत के इंडिपेंडेंस और उसको रिकॉग्निशन भारत ना करता तो ये मगर नौबत ही खड़ी नहीं होती। तिब्बत एक बफर जोन जैसा बन जाता। भारत उसको रिकॉग्निशन नहीं करता तो उसका क्लेम ना तो अरुणाचल पर बनता ना चीन पर बनता। वो खुद इनलीगल ऑक्यूपेशन हो जाता। लेकिन भारत तो उसको रिवर्स भी नहीं करता। भारत क्यों नहीं कर सकता? जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, जब उसका कोई बातचीत ही नहीं है तो सब कुछ कैंसिल कर देना चाहिए। लेट्स डिसाइड ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल प्रैक्टिकल। आज आप क्या करते हैं उसी से बात तय हो जाए। नहीं, आप गोली चलाएंगे तो गोलियां चलेंगी, आप पीस चाहेंगे तो पीस रहेगा। यही तो ये सारे एग्रीमेंट के बावजूद भी यही स्टेटस है ना? चाइना ने जिस समय भारत को कमजोर देखा है उस समय वो अटैक किया है। वो किसी एग्रीमेंट को ऑब्जर्व नहीं करता। ये भारत के लोग क्यों नहीं समझते? वो बड़ी बड़ी टाइयां लगा के कोट पहन के जो चलते हैं ना, चश्मा कान पे टांग के, वो क्यों नहीं सोचते? 56 इंच का सीना फुला के कि तनिक दिमाग लगा के सोचें इस बात को। हर चीज कैंसिल करो। बिल्कुल ग्राउंड पर हम देखते हैं कि होता क्या है ना? ऐसा नेशन है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है भारत की। या इसके सारे बॉर्डर्स जितने टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं, सारे दुश्मन हैं। भारत को चाहिए था कि वो तिब्बत को रिकॉग्निशन ना करता, या आज भी उसको रिवर्स कर दे। कर देना चाहिए उसको रिवर्स। कि प्रॉब्लम ये हुआ कि स्ट्रेटेजिकली उसको तिब्बत को रिकॉग्निशन देना चाहिए, अंडरस्टैंड फिर से करना चाहिए। उसकी हिस्ट्री अलग है, डिफरेंट चीजें अलग हैं। किसी ग्राउंड पर खोज आदमी को कर देना चाहिए। भाई नहीं कर सकते इस एग्रीमेंट। अब इस समय तो वेस्टर्न पावर्स भारत के साथ हैं। नहीं, यूएस भी भारत के साथ है। यूएस ने अभी बिल्स पास किए अपने पार्लियामेंट से, अपने सेनेट से, कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट है। अभी उसने बिल पास किया, उसने रिकॉग्निशन किया है कि अरुणाचल भारत का पार्ट।
तो मैं चाहता हूं कि तिब्बत को इंडिपेंडेंट कराने की कोशिश की जाए, सिंजियांग प्रोविंस को भी, है ना, करने की कोशिश करनी चाहिए, और ताइवान को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर इनकी हेकड़ी जो है ना वो बाहर निकलेगी। लेकिन भारत के लोग अनफॉर्चुनेटली चुप रहते हैं। उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ कि इंटरनल मैटर्स के अफेयर्स में हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे। बताइए किस तरह से उसने काम किया, और ये बेचारे समझ नहीं पाए मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। पहले उसने इस एग्रीमेंट को साइन किया 56 में, फिर जाकर उसने तिब्बत में इन्वेजन कर दिया। नहीं, पंचशील एग्रीमेंट उसी दौरान साइन हुआ 50 और 55-56 के बीच में। उधर से आया भी मिस्टर जी डोंग, इंडिया विजिट भी किया, और इधर से रेसिप्रोकल विजिट भी हुई उधर, है। और उसके बाद जब एग्रीमेंट साइन हो गया कि नॉट टू इंटरफेयर, है ना, इंटरवीन इंटरनल अफेयर्स, फिर उसने इन्वेजन कर दिया तो भारत चुप रहने के लिए मजबूर हो गया कि अब तो तुम चाहे तिब्बतियन को मार दो या को काट दो। फिर उधर से जब उसने अटैक किया 55 और 60 के बीच में, तो वो भाग के दलाई लामा इधर से भारत आ गए, तो उनके साथ फॉलोअर्स भी आ गए, है ना। उसने जो टेरर मचाया लाहाशा में, जो कैपिटल है उसकी, चाइनीज फोर्सेस ने, जो लोगों ने अपोज किया चाइना इसके एग्रेशन को, भारत एक लफ्ज भी नहीं बोला। दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है, क्योंकि वो एग्रीमेंट साइन कर रखा था। लेकिन उसी एग्रीमेंट का उसने लात मारा जब भारत को ही उसने मारा 1962 में। तब मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के जवान नहीं, चीनी चीनी भाई भाई नहीं करते थे तब। मुझे समझ नहीं आती थी कि पॉलिसी कैसे लेते थे, और उसके नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ये जो साइन कर रहा है ये इसको ऑब्जर्व भी करेगा, आज भी वो नहीं करता। फिर भी हमारे लीडर्स बिल्कुल चुप रहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो रीजनल लीडर्स हैं वो भी कभी आवाज नहीं उठाते, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाए कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है। और जब वो इस तरह की पॉलिसी नहीं रखता तो उस पर पार्लियामेंट तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो चलती नहीं देश में। अब पता नहीं उसमें नशेड़ी कौन बैठते हैं कि क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं कि नेशनल पॉलिसी, नेशनल डिफेंस में क्या क्वेश्चन है ये, और चाइना के साथ हम किस तरह डील करें। केवल मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट डीलिंग नहीं होती, पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी डीलिंग है। अगर ये सारे एग्रीमेंट्स उसने वायलेट किए हैं, जबकि मिस्टर एस जयशंकर कहते हैं कहाँ वायलेशन करता है, उसने कभी ऑब्जर्व नहीं की। जहां पे भी चाइना का इंटरेस्ट होता है वो सारे पेपर्स को लात मार के अपना काम करता है। वो जो पेपर्स उसने साइन किए थे उसके इंटरेस्ट में थे उस टाइम, फिर उसने उसको किया। भारत में जब से 1962 में उसने अटैक किया तो भारत कभी बात नहीं किया। 1985 में फिर ये क्या नाम है इनका, ये राजीव गांधी जी फिर जाके वहां पे विजिट करते हैं 85 में। और फिर 90 के बाद से, क्योंकि 90 के बाद से उसको भी जरूरत थी भारत की कि उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट जरूरत थी, है ना, एक्सपोर्ट करना उसको जरूरत थी, तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ मिल रहा था चाइना को, तो चाइना ने एग्रीमेंट कर ली। अभी मतलब एक कंसिस्टेंट समझने की जरूरत है। ये पेपर पे जो आके सिग्नेचर कर देते हैं अंगूठा लगा करके और हाय हेलो करके सीना मिला के गले लग के चिंदी चीनी भाई भाई करके, इस तरह पॉलिसी नहीं चलती। और पता नहीं कौन से किस खेत का गुड़ खाते हैं ये, कि इनको हमेशा एक नशा रहता है हमारे पॉलिटिशियन को, और जितने भी हैं सभी को। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि एक आदमी के पीछे हर कोई लग जाता है। उनके मिनिस्टर्स भी कभी डिबेट नहीं करते कि मिस्टर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ये चीजें इस तरह है तो वो चीजें उस तरह, मतलब एक इंटरनल एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट भी होना चाहिए। नहीं, मिनिस्टर्स के बीच में भी ये चीज ऐसी है वो चीज वैसी, जो प्राइम मिनिस्टर कह देता है होना वही चाहिए। कैबिनेट की मीटिंग के मीन तो प्राइम मिनिस्टर सर्वोपरि है ठीक है, लेकिन एक डिसएग्रीमेंट अपनी जो बात है उसको तो रेज करना ही चाहिए, है ना, कि आपकी ये पॉलिसी इस तरह चीजें ठीक नहीं है उस तरह। जरूरी नहीं कि डिफेंस में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो सोचता है वही सर्वोपरि है। नहीं, और भी आइडियाज दिए जा सकते हैं, और भी जो मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट में नहीं है वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन हमारे यहाँ लोग करते हैं कि वो आर्गुमेंट का मतलब खत्म हो जाता है।
तो कभी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट सामने नहीं आती। हम लोग पता नहीं कितनी किताबें पढ़ दी इस मैटर पर, लेकिन कभी कोई सॉलिड चीज नहीं मिलती। हमारा स्टेटस क्या है एक्साइज चेन को लेकर के, मैं कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि मैं नक्शे में छापना है उसको। फिर क्या करना है जहां पर हमारा फिजिकल तो प्रेजेंस है नहीं। डायरेक्ट कभी सरकार और निगोशिएशन भी कहाँ कर रहा है। प्यांगोंग सो लेक जो है ना, वहां पे करते हैं। मतलब कितना अंदर है वो, है डेप्सोंग कौन से प्लेन है वो, 2-3 है ना जगह है, फिंगर 5 बोलते हैं उसको। बताइए, लद्दाख के बिल्कुल अंदर। अब यहाँ पे निगोशिएट, ये किस टाइप का निगोशिएट, यहाँ कोई ऑफिशियल फाइल एक्सचेंज हो रही है नहीं, तो फ्यूचर में जाकर के वो अगर आप साइचिन को वापस लेने की कोशिश करेंगे अगर, तो फिर वो कहेगा कि आपने तो साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट हुए थे हमारे आपके इधर। और फिर अगर इस तरह का एग्रीमेंट है तो फिर आप साइचिन को क्लेम क्यों करते हैं। नहीं, ये परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है या नॉन परमानेंट है, टेम्पररी है, ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। और भारत के दुर्भाग्य ये है कि कोई जानना भी नहीं चाहता। भारत कोई नशे में है, यहाँ तो एक अलग ही नशा है अपनी सुपीरियोरिटी का। डेमोक्रेसी की एक बड़ी खास बात है, और जिस वजह से ये बनाई गई थी ना, उसके अलग ही पर्पस थे। हर किसी का कॉन्सेंस हो, हर कोई क्वेश्चन कर सके, नहीं क्वेश्चन करके अकाउंटेबिलिटी तय कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर सके, और जिससे क्वेश्चन करे जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्स भी करे। नहीं, इस तरह उसको थ्रेट ना करे कि तुमने क्वेश्चन क्यों पूछा, हम ईडी भेज देंगे, हम या आईए भेज देंगे, नहीं हम तुम्हें जेल भेज देंगे या क्वेश्चन करने वाले को। नहीं, ये इस तरह भारत में चल रहा है। तुमने हमसे क्वेश्चन क्यों किया, तुम्हारी औकात कैसे हो गई। नहीं, ये है भारत में, उसको पीछे डंडा लगा देते हैं। नहीं, ये उसको चुप कर। लेकिन डेमोक्रेसी इन वजह से नहीं बनाई गई थी। डेमोक्रेसी बनाई गई फ्री सोसाइटी, फ्री कॉन्सेंस, मतलब बेहतरीन बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड्स चीजों को गवर्न कर सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, दलाल उसके सिस्टम पर बैठे हैं, अब वो पूछने वाले को इतना डंडा मार देते हैं कि वो डर के मारे फिर आवाज नहीं कर सकता। नहीं, ये डेमोक्रेसी का कौन सा लेवल है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो हम आपसे बात कर रहे हैं। बनाया किस वजह से गया था, काम एक्चुअल कौन सा हो रहा है। क्योंकि जो पावर में है वो इतने करप्ट हैं, एग्नोरेंट हैं, नहीं उनके पास नेगेटिव इतना एटीट्यूड है कि आम आदमियों को चीटियां समझते हैं। नहीं, हम इतना जानना चाहते हैं कि चाइना की ये आवाज किस तरह बंद करनी चाहिए। हमें तिब्बत की स्टेटस को चेंज करना चाहिए, तो उसके इंडिपेंडेंस को हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं चाइना की हेकड़ी किस तरह निकलती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारा स्टेटस बेहतरीन है, और हमें उस पॉलिटिकल एसेट का फायदा उठाना चाहिए। और चाइना के खिलाफ आज हर कोई है, उसका एलाई केवल रशिया ही है, दूसरा कोई नहीं। और रशिया भारत का थोड़ा बहुत फ्रेंड, विद रेफरेंस टू चाइना एंड रशिया रिलेशनशिप, है ना। तो ये बात है, चाइना का कोई फ्रेंड नहीं है कंबोडिया को छोड़ करके और पाकिस्तान को छोड़ करके। कंबोडिया और पाकिस्तान, ये दो ऐसे स्टेट हैं जो उसके क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड नहीं, एक नीचे वाला होता है जो हमेशा उसको सपोर्ट करता है, हाँ में लाता है ना, वो वाला। लेकिन रशिया का रिलेशनशिप इस तरह नहीं है। रशिया कभी सब सर्वेंट या सबमिशन नहीं करेगा, नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट सुपर पावर रहा है। सुपर पावर का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, वो सबमिशन नहीं करते, नहीं वो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट करते हैं। अगर आपसे बात अग्रीमेंट नहीं होता है तो वो उस बात पर नहीं आते, उसका एटीट्यूड अलग है रशिया का। वो रशिया चाइना को जानता है कि या इसके साथ कितना रिलेशन रखना है और क्या रखना है। वो इतना बेवकूफ वहां पे बैठा हुआ आदमी नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न एंटी वेस्ट एक्शंस, तो चाइना और रशिया का नहीं
एक्सेस काम करता है, लेकिन एंटाई वेस्ट नहीं है, तो फिर रशिया चाइना का रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है। ये हमारे देखने में है ऐसा। सो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा टाइम लगता है बोलने में। सो थैंक यू।